नमस्कार दोस्तों। अ, सभी बड़ी पार्टियों के मैनिफेस्टो में कृषि की समस्याओं को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। किसानों की समस्याओं को हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, ये बात कही जाती है, बढ़-चढ़ के कही जाती है। और शायद हमेशा जब भी कोई भी इलेक्शन होता है, या तो एमपीज़ का हो या एमएलएज़ का हो, किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उजागर किया जाता है। और कहीं न कहीं इसी बिहाफ़ पे वोट लेने का वो लोग प्रयास करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज भी लगभग 70% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, और नियर अबाउट 30% पॉपुलेशन है वो हमारे शहरों पे निवास करती है। और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लगभग सभी अ, लोगों का काम अधिकतम जो व्यवसाय होता है कृषि होता है। उनके जीवन यापन का अगर साधन होता है तो सबसे बड़ा वही जो है कृषि का ही साधन होता है, जिससे अपना वो लोग जीवन यापन करते हैं। लेकिन अगर समस्याओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा समस्याएँ हमारी उन्हीं पे दिखाई देती हैं। और अगर ये देखें कि आज़ादी के तुरंत बाद जो हमारा योगदान था जीडीपी में, भारत देश की जीडीपी में योगदान था, वो प्राथमिक क्षेत्र का यानी कृषि के क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान हुआ करता था। 50% या 55% के ऊपर हमारा जीडीपी में योगदान था। समय बढ़ते-बढ़ते ये योगदान धीरे-धीरे कम होता चला गया। इसके बाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ने लगा। इसके कुछ समय पश्चात तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ने लगा। प्रेज़ेंट की अगर बात करें तो तृतीय क्षेत्र का या सेवा क्षेत्र की बात कहें कि सेवा क्षेत्र का सर्विस सेक्टर हमारा सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान करता है भारत की इकोनॉमी में। इसके बाद सेकेंडरी क्षेत्र यानी आपका औद्योगिक क्षेत्र जो इंडस्ट्री सेक्टर है, वो द्वितीय क्षेत्र आपका योगदान करता है जीडीपी में। और इसके बाद कहीं न कहीं प्राइमरी सेक्टर जो होता है, आपका प्राथमिक क्षेत्र या कहिए एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, जो जीडीपी में योगदान करता है। ओवरऑल की बात करें तो 17% करीब जीडीपी में योगदान होता है हमारे एग्रीकल्चर का सेक्टर का। लेकिन अगर समस्याओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा समस्याएँ हमारी दिखती हैं कृषि के क्षेत्र में। आज अगर वर्कफ़ोर्स की बात करें तो कल नियर अबाउट 45 से 50 करोड़ के जो वर्कफ़ोर्स है, उनमें लगभग 40 से 45% या 50 से 55% का जो है वर्कफ़ोर्स हमारा केवल और केवल जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। 45% से लेके 55% तक का जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है, और वो कहीं उनके लिए सुविधाओं से संपन्न नहीं है। बहुत ढेर सारी समस्याओं का दिखाई देता है कृषि के क्षेत्र में। सरकारें क्या करती हैं जा के, ये तो आपने देखा होगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ चढ़ कर के वो किसानों की बात करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कि वो अपना जो है वोट इकट्ठा कर सकें। लेकिन अगर समस्याओं की बात करें तो वो धरातल पे वो समस्याओं का कितना निराकरण हो पाता है, ये तो आप बखूबी देखते होंगे जा के। इंडिया में, भारत में करीब मार्जिनल फार्मर्स की अगर बात करें, जो सबसे सीमांत किसान हैं, उनकी संख्या लगभग 83 से 84% तक का ऐसे किसान हैं जिनके पास मार्जिनल या 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होती है। इसके बाद करीब 14 से 15% अगर बचते हैं तो उसमें आपके मिडिल फार्मर हो जाते हैं, या स्मॉल फार्मर्स हो गए, या बिग फार्मर्स हो जाते हैं इनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, 2 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर की जो ज़मीन होती है। ये इनमें इन 14 से 15% में तीनों तरह के जो है किसान शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर मार्जिनल की बात करें, सीमांत किसान की बात करें, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होती है, वो मात्र जो है केवल 84 मैक्सिमम हिस्सेदारी अगर 84% है। अब उसमें ये देखा जा रहा है, अगर आप मान के चलो कि किसी भी किसान सीमांत किसान के अगर आय की बात करो तो नियर अबाउट 10,000 अगर हम मान के चलते हैं कि वो पर मंथ उसकी अर्निंग है, तो ये देखा जा रहा है, बहुत सारे सर्वे में ये देखा गया जा कर के कि 10,000 की अर्निंग में उनका जो 33% का जो अर्निंग का हिस्सा होता है, वो उनकी खेती-बाड़ी का होता है। वो फार्मिंग एक्टिविटी से जो वो पैदा करते हैं। इसके बाद में उनमें अगर पशुधन की बात करें, जो जानवर पालते हैं, उनके ज़रिए करीब 19% की हिस्सेदारी उनकी होती है। ये करीब मिलाकर के 52% उनका हो जाता है अर्निंग में। और इसके बाद में जो बचता है, करीब नियर अबाउट 48% या 50% जो है, ये हिस्सेदारी जो उनकी कमाई का जो हिस्सा होता है, वो एक मज़दूरी की तरह, एक दिहाड़ी मज़दूर की तरह जो अगर काम करते हैं, वो किसी के यहाँ भी काम करते हैं, तो उस मज़दूरी का होता है। या आप ये मान के चलिए कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती, जो खेती-बाड़ी से इतर होती, जो श्रम करके वो कहीं कहीं पैदा करते हैं। तो ये तो सोचने की बात है कि क्योंकि वो छोटी-सी ज़मीन पे वो उनका जीवन यापन हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो और फ़ायदा किनको होता है?
फ़ायदा उनको होता है, वही छोटे किसान या मार्जिनल किसान जो है वो बड़े जो बड़े ज़मींदार हैं जिनके पास बड़ी ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से ऊपर वाले 10 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, 25 हेक्टेयर जो है, तो उन किसानों की यहाँ वो मज़दूरी करते हैं और उनकी मज़दूरी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर होता है तो बड़े किसानों को होता है। मज़दूरी का कुछ हिस्सा उनको मिल जाता है, एज ए मेहनताना उनको मिल जाता है, लेकिन फ़ायदा जो होता है तो वो सबसे ज़्यादा उन्हीं को होता है। अगर सरकारें दुगनी आय की बात कर रही हैं तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये दुगनी आय किनकी हो रही है। अगर सीमांत किसान हैं तो क्योंकि सरकारें जितनी भी स्कीम्स की बात करती हैं, योजनाओं की बात करती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फार्म एक्टिविटी, लैंड पे डिपेंडेंट उनकी होती हैं। स्कीम होती हैं कि सिंचाई से संबंधित स्कीम हो गई और आपके बीज से संबंधित आपकी स्कीम हो गई, किसानों के से जो भी फार्म से एक्टिविटी जिनके पास लैंड होल्डर्स हैं उनकी संबंधित हो जाती है। तो अगर वो सीमांत किसान हैं तो वो कितना उसमें इनपुट सब्सिडी का फ़ायदा उठा पाते हैं। ये फ़ायदा उठा पाते हैं जो आपके जो बिग बड़े होते हैं, मीडियल होते हैं या स्मॉल, या आपके बिग जो फार्मर होते हैं जिनके पास ढेर सारी ज़मीनें होती हैं, वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा पाते हैं। इनकी क्योंकि इनके जो मार्जिनल जो सीमांत किसान हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ है या कमाई का जो हिस्सा है वो आपका मज़दूरी से उनका अर्न होता है। 50% से ऊपर की जो हिस्सेदारी है वो मज़दूरी से उनकी मिल पाती है। तो सरकारें किस बिहाफ़ पे उनकी आय दुगना कर पाएँगी? मुझे तो लगता है कि सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखा जाए जिनकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, 84% तक के किसान आपके जो हैं मार्जिनल हैं या सीमांत किसान हैं, तो उनकी कमाई का ज़रिया कैसे बढ़ेगा, ये फ़िलहाल सोचने का विषय है। इसके बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए और इसका एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा और तभी हम इनके जो है एक कहीं न कहीं इक्वल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक उनकी जीवन स्तर में सुधार किया सकता है। नहीं तो फिर वो दिहाड़ी मज़दूरी की तरफ उनका बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनको ये लगता है कि इससे हमारा जीवन का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, जाकर के मजबूरन उनको बड़े किसानों के यहाँ काम करना पड़ता है या बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो खेती-बाड़ी से इतर वो सारी जो संसाधन हैं, उन पे उनको काम करना पड़ता है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये संख्या अगर मार्जिनल की बात करें तो सीमांत किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये जो संख्या है ये कम नहीं हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब छोटे-छोटे किसानों की जो संख्या है, जो सीमांत किसान हैं, जो 1 हेक्टेयर से कम वाले हैं, उनकी संख्या दिन का दिन बढ़ती चली जा रही है। तो अगर बढ़ती चली जा रही है तो कहीं न कहीं जो है वो उन्हीं में उनको एक दिहाड़ी मज़दूर की तरह मज़दूरों की संख्या ही बढ़ती चली जा रही है। तो अगर हम उनको सरकार इस तरह की कुछ भी सब्सिडी देती है, या चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी देती है, क्योंकि ये आपका किसानी का काम जो कि फार्मिंग होती है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। तो अगर कुछ भी इस तरह का कुछ भी सहूलियत देती है तो वो उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। कोई इनपुट सब्सिडी हो या आउटपुट सब्सिडी हो, ये फ़ायदा सिर्फ उन्हीं का होगा जिनके पास में लैंड होल्डर्स होंगे, जो फार्मर होंगे, ना कि वो दिहाड़ी मजदूर की तरह, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा मिल ही नहीं पाएगा। धरातल की बात करें तो ये होती है। आज हम ये देखते हैं, सबसे बड़ी बात ये लगती है कि अगर रही बात प्रोडक्शंस की लेकर के, और किसान कुछ भी पैदा करता है, ये सरकारें कुछ करीब 23 फसलों का वो एमएसपी जारी करता है। तो उनमें कुछ है, इसके अलावा जो है कुछ फसलों का नहीं भी है। आप फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें, इनमें कोई भी एमएसपी जारी नहीं होता है। कभी-कभी देखा है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंज्यूमर भी होता है, लेकिन उनका रेट जो है बहुत ही नीचे गिर जाता है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि कोई किसान हो तो उनका वो लागत की रकम भी नहीं निकाल पाता है। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि उनका भी एक एमएसपी जारी होना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि उससे नीचे, क्योंकि उनकी जो लागत बन पा रही है उसका कुछ हिस्सा तो प्रॉफिट में कमा सकें, नहीं तो वो तो बहुत माइनस में हो जाता है। किसी चीज़ में लागत से कई गुना कम पे बिकता है, लागत से कई गुना कम। तो हमने बहुत सारे किसानों को देखा है कि वो अपना जो है, जो भी फसल होती है, क्योंकि वो कच्ची फसल है, उसको आगे समय तक रोका भी नहीं जा सकता है, कहीं न कहीं उसको वेस्ट में फेंकना पड़ता है, उसको खेतों पे, खलिहानों पे या सड़कों पे कहीं पर उसको वेस्ट के तरीके बहाना पड़ता है, उसका जितना भी मेहनताना हो। और ये देखा जाता है कि मुझे तो ये समझ में आता है, फाइनल करीब मैं बात करूँ तो किसी भी उद्योग में, किसी भी इंडस्ट्री में हो, छोटी हो, बड़ी हो, माइक्रो हो या मैक्रो हो या बिग हो या बिगर हो, तो कुछ भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर अपनी बात ही कह करके कहता है कि हाँ, मैंने फला आइटम पे भी इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, इतनी मेरी लागत है और इसका मैं कुछ हिस्सा, इतने मैंने ढेर सारे एक्सपेंसेस में खर्चे किए हुए हैं, और फाइनल वो प्रोडक्ट उनके तैयार होता है, ढेर सारे खर्चे के बाद में बताता है कि हाँ, मेरी इतनी लागत है और इसका मैं कुछ हिस्सा
वो 5% कहता है, 10% कहता है, 8% कहता है, ये कह करके उसमें एमआरपी शो आउट करता है कि हाँ मैं इतना इसमें प्रॉफिट लेकर के चलूँगा। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि हमारे देश का अन्नदाता ही खुद की फसलों पे जो खुद पैदा करता है और उस पे वो कभी भी अपना अधिकार के नहीं जमा पाता। ये सबसे बड़ी समस्या है कि उसका तय रेट को तय करने वाले दूसरे लोग होते हैं, बिचौलिए होते हैं या प्राइवेट संस्थाएँ होती हैं या अदर बहुत सारे लोगों का सिंडिकेट है जो इन सब में काम करता है, जिनके पास एक मीटर लैंड का नहीं होता है, जिनके कृषि में कभी काम नहीं किया होता, कृषि के बारे में जानते नहीं हैं, तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा वो उठाते हैं। जो बीच में एजेंट होते हैं, बिचौलिए होते हैं या बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएँ हैं या सरकार के द्वारा भी इस तरह कहीं न कहीं लोग अगर एमएसपी भी मिलता है तो एमएसपी पे लेकर के लोग हमने देखा है कि अगर किसान से परचेज करके वो प्राइवेट में भी ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे निकाल देते हैं। तो ये होता है ना कि प्रोड्यूसर का एक उचित दाम जो उसको मिलना चाहिए, वो फिलहाल नहीं मिल पाता है। ये ताज्जुब की बात है, कम से कम वो तो ये बात कह सके ना कि हाँ, मैंने इसमें इतना खर्चा किया है। मैं वो अपनी लेबर की बात तो करता ही नहीं। वो अपना लेबर तो कभी हमेशा क्विट कर देता है, उसे निकाल देता है। केवल वो इन्वेस्टमेंट की बात करता है कि हाँ, इसमें मैंने खाद, इसमें सिंचाई, इसमें बीज या और बहुत सारी चीज़ों की बात करता है जो उसमें लगाया हुआ है उसने। अपने फिजिकल लेबर की बात तो करता ही नहीं उसमें। और उस ऐसा नहीं उस किसान के अकेला नहीं, उसका पूरा घर उसमें काम करता है। अगर वो मज़दूरी की बात अगर उसमें जोड़ देता है, सारे मेंबर्स की पर डे के हिसाब से अपनी मज़दूरी जितने वो उसमें लोग लगे होते हैं और एक फसल को पैदा करने में 4 से 6 महीने का जो वक़्त लगता है, अगर पूरा ऐड कर ले तो मुझे नहीं समझ में आता कितने मल्टीपल पहुँच जाएगा वो। तो शायद किसी को भी समझ में आए कि इतनी ज़्यादा लागत से कैसे हो सकती है। तो ये वर्क अपना जो लेबर अपनी जो मेहनताना है, वो घर के लोगों का जो पारिश्रमिक है, वो सब कभी ऐड नहीं करता। वो सिर्फ़ ये करके बता सकता है कि हाँ, इसमें इतनी लागत है, इसमें खाद, दवा, पानी, सिंचाई और जो जुताई हुई, ये जो भी है सारी चीज़ लगती हैं, तो उतना ही ऐड करके उसके बाद वो कुछ अपना हिस्सा तय कर सकता है कि मुझे इसमें 20%, 25%, 30% मुझे प्रॉफ़िट चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात वो कह नहीं सकता है। प्रोडक्शन करेगा किसान, पैदा करेगा वो, उसके घर के सारे मेंबर, सारी दिक्कतों को वो फेस करेगा, लेकिन रेट तय करेंगे दूसरे फिलहाल। चलिए ठीक है, आप अगर तय करते हो तो उसको उससे पूछ करके तो तय कर सकते हैं ना कि हाँ, आपको कितनी लागत हुई और उसमें कितना आपको लगभग एक उचित आपको जो है इसमें प्रॉफ़िट मिल सके। लेकिन ऐसा होता नहीं। सोचने का विषय है और सोचना पड़ेगा, ये सच्चाई है फिलहाल। क्योंकि सिर्फ़ अन्नदाता कहने से नहीं उसको कुछ राहत मिलेगी और छोटी सब्सिडी दे देने से और कुछ छोटा-सा अमाउंट उनके खाते पे डाल देने से, इससे कहीं कुछ नहीं होता है। और ये बड़ी समस्या है, ये समस्या दिन का दिन बढ़ती चली जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड एरिया लिमिटेड है हमारा, जितना है उसी पे डिस्ट्रीब्यूशन होता चला जा रहा है। लैंड एरिया बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, खेतों का साइज़ छोटा होता चला जा रहा है। तो ये सोचना पड़ेगा, तभी हम इनके लिए एक सही मायने में न्याय कर पाएँगे फिलहाल।